रोदो का इंटर तक तालीम हासिल की थी। ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था मगर फिर अधूरा छोड़ दिया। अब वो इस्लान काज़मी के निकाह में बैठी अपनी रुखसती की मुंतज़िर थी। वो खोल कर रह गया। जल्दी में तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म कर दूंगा मोहतरमा आबरू। बैग तो लाया नहीं था, पैकिंग क्या करनी थी। बस यूं ही अपने कमरे में लेटकर वक्त गुजारने का इंतज़ार करता रहा। सुबह, दोपहर, शाम में ढल रही थी कि इस कमरे का दरवाज़ा खुलकर तबरेज़ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बड़ा जोश व खरोश फैला हुआ था। अजलान भाई, आप पहली दफ़ा गाँव आए हैं और आप अबरू के कज़िन भी हैं। आए, हम आपको अपना गाँव घुमाते हैं। उसने इतनी चाह से कहा कि अजलान इनकार ना कर सका। बेजार होने के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ। तबरेज़, उमर, शबान नामी अपने कज़नों को भी साथ ले आया था। वो तीनों 20 और 22 साल की दरमियानी उम्र के थे। अजलान खामोशी से उनके साथ घूमता रहा। वो कभी उसे खेत दिखाने ले जाते तो कभी ट्यूबवेल। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो तबरेज़ ने अजलान के कंधे पर हाथ लगा। अजलान भाई, अगर आप डरते नहीं तो हम आपको भूतों वाला एक घर दिखाना चाहते हैं। यहाँ गांव में एक छोटा सा जंगल है, उसमें है। साथ ही वो कहका मार के हंसा। वैसे शहर बाबू डरते बड़े हैं। अजलान को बेइज्जती सी महसूस हुई। मुझे किसी भूतों वाले बंगले से डर नहीं लगता। दिखाओ जो कुछ दिखाना है, फिर मुझे वापस भी जाना है। वो जी भरकर उकता चुका था। तबरेज़ के लिए इतना इशारा काफी था। वो उसके लिए मुख्तलिफ जगहों से गुजरते उस जंगल तक चले आए थे। घने दरख्तों में घिरा हुआ जंगल छोटा सा था। जब तक वो वहां पहुंचे, शाम का नीलगापन खत्म होने लगा था। दरख्तों के बीच में एक पुराना मकान बना हुआ था, जैसे किसी वक्त में स्टोरेज हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। उमर ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले इस्लान ही अंदर दाखिल हुआ। अंदर धूल मिट्टी थी, घर का फर्श लकड़ी का था। वो चंद कदम चलकर दरमियान में आ खड़ा हुआ। इसमें ऐसा क्या खास बात है जो तुम लोग मुझे डरा रहे थे? उसका जुमला भी अधूरा ही था। तराह की आवाज के साथ फर्श पर बिछी लकड़ियां टूटी और वह धराम से नीचे कई फुट गहरे गड्ढे में जा गिरा था। उसके गिरते शबान उमर तबरेज के लबों से एक छत फाड़ फेंका गूंजा था। क्या हशर किया हमने तेरे साथ, शहरी बाबू? बड़ा डाका डाल रहा था हमारे बड़े लाला पर। जिसकी चीज की तरफ आंख उठाकर देखे हम उसे बख्शते नहीं है। तबरेज ने गड्ढे में जाकर कहा। जहां अजलान टूटी लकड़ी और मिट्टी के ढेर पर से उठने की कोशिश कर रहा था, और वो जिम से ट्रेंड शुदा जिसामत का मालिक था, इसलिए इस गहरी चोट नहीं आई थी। वरना ये गड्ढा इस कदर गहरा था कि उसकी एक आधी हड्डी तो टूट ही सकती थी। लंबीश के उसने सर उठाकर देखा। तीनों लड़कों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। ये क्या तमाशा है और किस लाला की बात कर रहे हो? झूठे मकार हो तुम सब के सब। वह दांत पीस कर बोला था। लड़कों का एक एक दफा फिर गूंजा। वो पीछे हटने लगे थे। अब पड़े रहो इस गड्ढे में शहरी बाबू। सब यही समझेंगे कि तुम शहर वापस चले गए हो। यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आने वाला। अजलान की पहली दफा रोंगटे खड़े हुए। बेख्तियार उसने जायजा लिया। गड्ढा बेहद गहरा था। वहां आज के साथ टूटकर नीचे पड़ी हुई चंद लकड़ियां थी, मगर वो उसकी किसी काम की नहीं थी। उसे चंद एक बार गड्ढे की दीवारों से चढ़कर ऊपर आने की कोशिश की, मगर वो बड़ी मिट्टी थी। जहां वो हाथ आता, मिट्टी चढ़कर नीचे जा पड़ती। लड़के दरवाजे को ताला लगाकर जा चुके थे। उनकी आवाजें कुछ देर आती नहीं और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हैबतनाक तारीकी चारों तरफ फैली तो अजनान को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब उसे सचमुच पहली दफा फिक्र हुई थी और अपने आप पर गुस्सा भी आया। सालों से जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या फायदा है ऐसे मसल्स का? मैं खुद की जान भी नहीं बचा पा रहा। आखिर में यहाँ आया ही क्यों? उसने बेजारी से घड़ी की दीवार पर ठोकर रसीद की। ना तो वो बुजल था और ना ही कम हिम्मत। उसने कोशिश जारी रखी, मगर हर बार वापस गड्ढे में जा गिरता। यहाँ तक कि उसकी हालत शदीद खस्ता हो गई। मुसलसल गिरने के बाद उसकी पसलियों और टांगों में शदीद दर्द होने लगा था। ना जाने कितने घंटे गुजर चुके थे, अब उसे शदीद प्यास भी महसूस हो रही थी। अजलान को पहली दफा बेबसी महसूस हुई। स्याह साड़ी वाली उस लड़की का अजलान शाह की निगाहों में घूमा तो उसे सख्ती से अपना सर झटका। वो निढाल हो चुका था। घड़ी के फर्श पर लेटे हुए बस अंधेरे में घूर घूर कर देख रहा था। अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था जब उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। बेख्तियार उठ बैठा। यूं लगा जैसे किसी ने दरवाजे के ताले पर कोई जोरदार चीज रसीद की हो। उसने एकदम जोर से पुकारा, कोई है? मैं यहाँ अंदर गड्ढे में कैद हूँ, प्लीज अंदर आओ। उसने पूरी कुव्वत से आवाज लगाई थी। जवाबन कोई ना बोला। हाँ, अलबत्ता ताले पर जरब लगने की आवाज में इजाफा होता गया। दूसरी आप फिरने की आवाज आई। अजलान टूटे जिस्म के बावजूद उठ खड़ा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में फैलती हुई दिखाई दी। फिर किसी ने गड्ढे में झांका। टॉर्च के मध्यम से रोशनी में जो कुछ अजलान को नजर आया, उसकी सांसें तक थम गई। वो अबड़ू थी। टॉर्च उसी के हाथ में थी। चंद लम्हे तक अजलान को देखने के बाद खामोशी से पलट गई। वो एक लफ्ज भी ना कह सका। वो अपना दुपट्टा उतार रही थी। दुपट्टे को दरमियान से फाड़ कर उसने आपस में गिरा लगाई। वो एक लंबी सी रस्सी बन गई। उस रस्सी को उसने अजलान की समत उछाला। वो साकित खड़ा था। जिस लड़की से उसे नफरत थी, आज वही उसकी मदद करने के लिए आई थी। लेकिन क्यों? लब खींच कर खुद पर काबू पाते उसने रस्सी को थाम लिया। अबरू ने रस्सी का दूसरा सिरा खांच कर दरवाजे के साथ बांध दिया था। अजलान काजमी को बस मामूली सा सहारा चाहिए था, वो उससे मिल गया। वो चंद लम्हों के बाद गड्ढे से बाहर निकल आया था। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी।
दुपट्टे से बेनियाज अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों से अजलान की तरफ देखती वो बिल्कुल खामोश थी। थैंक यू अबरू, तुम्हारे वो खबीस कजलों ने मुझे धोखे से यहाँ पर फेंका, वरना मैं उसका जुमला अधूरा रह गया था। वो एक झटके से पलटी। थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मेहमानों की कदर करते हैं और जितने वो लोग चालाक हैं मुझे पता था आपके साथ कुछ किया होगा। वो अपने दुपट्टे की गिरा खोल रही थी। अजलान साकत रह गया। ये लहजा, ये आवाज़ वो नहीं थी जो उसने हवेली में आने के बाद सुनी थी, बल्कि अंदाज से उस लड़की का था, उसी से आज साड़ी वाली लड़की का। उसने बेख्तियार अबरू की कलाई से पकड़ से अपनी तरफ खींचा था। दोबारा बोलो, वही बात जो तुमने अभी की, या कोई और बात? कुछ तो बोलो। वो पागल पड़ने के करीब था। आबरू चंद लम्हे उसकी सामने देखती रही, फिर एकदम घबरा कर उससे दूर हट गई। अपना हाथ उसने खींच कर छुड़ा लिया था। मुझे परेशान मत करें, मदद का ये सिला दे रहे हैं आप कि रात की तारीकी में मुझे हरासा कर रहे हैं। जंगल में खतरनाक जानवर भी है, अगर आपको हवेली जाना है तो आ जाए। शाइस्ता नरम मगर दो टोक लहजे में कहती अपना दरमियान से फटा हुआ दुपट्टा अपने गिर लपेटती बाहर निकल गई थी। अजलान शाह साकित से बाहर जाता दिखता रहा। ये महज उसका विलोजन था या कुछ और वो कौन थी? बेख्तियारी में वो उसके पीछे बाहर फेंक गया, मगर वो बाहर तारीकी में गुम हो चुकी थी। जिस तेजी के साथ वो आई थी उसी तेजी से जा चुकी थी। वो अंदाजे से दरख्तों से टकराता वापस हवेली पहुंचा, मगर वहां पहुंचने तक वो फैसला कर चुका था। अपने रस्ते वजूद और उठती टीसों को दबाते सीधा तबरेज के कमरे में पहुंचा। वो सुकून से सोने की तैयारी कर रहा था। उसे जिंदा सलामत वापस आते देखकर हक्का बक्का रह गया। अजलान ने बस नहीं की थी, उसे गिरबान से पकड़ के घसीटता बाहर ले आया। मैं शहरी जरूर हूँ, मगर तू जैसा बुज़दिल नहीं कि धोखे से पीठ पर वार करो, इसलिए सबके सामने मारूंगा। उसने पुरजोर अंदाज में मुक्का तबरेज के जबड़े पर जमा। उसके लबों से करह निकली। उसके चीखने चिल्लाने और मिन्नत समाजित की आवाजें सुनकर हर कमरे का दरवाजा खुलता गया। शोबान और उमर भी बाहर निकले। अजलान ने किसी पर रहम नहीं किया था, न किसी की आवाज पर। उसने कान धरे। उसे तबरेज, शोबान और उमर को बुला बिला दरेक सबके सामने पीट डाला था। हवेली वालों के चिल्लाने में इजाफा होता चला गया। अपने भांजे को निकालो यहाँ से, किस कदर कमजोर इंसान है ये, हमारे ही बच्चों को पीट रहा है। ये गुलाम अब्बास की गिरफ्तार आवाज गूंजी तो इस्लाम ने उमर का कॉलर छोड़कर उसे जमीन पर फेंका। वो तीनों मार खाकर अब लहूलुहान हुए जमीन पर पड़े थे। तहमीना पुप्पो की आंखों में आंसू थे। अजलान ने तल की निगाहों सब पर डाली। मैं यहाँ रुकने के लिए आया भी नहीं था, मैं जा रहा हूँ। उसने बालों में हाथ फेंका, खुद पर जब्त किया था और तभी उसकी निगाह पर ऊपर पड़ी। वो कुछ पीछे दोनों हाथ सीने पर बांधे खामोश खड़ी थी। लंबे डार्क ब्राउन बाल जिनमें कर्ल्स पड़ते थे कमर पर बिखरे हुए थे। सुनहरी आंखें और जज्बे से खाली थी। अजलान चंद लम्हे से देखता और पलट कर हवेली से निकलता चला गया था। जो कुछ उसने वहां कर दिया था, अब इतना तो तय था कि हवेली से उसका कोई रिश्ता रहने वाला था भी नहीं। आधी रात के वक्त घर वापस पहुंचा था। अपना फोन उसने स्विच ऑफ कर दिया था। वो जानता था अब क्यामत आने वाली है। सुबह 10 बजे के करीब उसकी आंख खुली। सबसे पहला काम उसने शावर लेकर अपने कपड़े तब्दील करने का किया था और गाड़ी की चाबी उठाकर नीचे चला गया। जमान साहब नीचे लाउंज में फोन कान से लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अजलान वहां रुका नहीं, उसे पता था काल कहाँ से है और जमान साहब को किस किस्म की इतला दी जा रही है। उसे तो बस एक जरूरी काम निपटाना था। तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का रुख दिलावर जावेद के घर की तरफ मोड़ दिया। उस शहर का जाना पहचाना बिजनेस टाइकॉन था, सो वो कहाँ रहता था? अजलान का आदमी से ये बात छुपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि खुद अजलान का ताल्लुक जिस फैमिली से था, जो शहर के चंद रईस तरीन अफराद में शुमार होते थे, गाड़ी दिलावर के घर के सामने रोकते उसने इंतजार नहीं किया। बगैर गार्ड को इतला दिए वो सीधा अंदर दाखिल होता चला गया। कहाँ है तुम्हारा साहब? लाउंज में से एक मुलाजिम नजर आया जो चाय की प्याली लेकर ऊपर कमरे के सामने जा रहा था। सारंग के पैंट और सफेद टी शर्ट में मलबूस अजलान का आदमी को यूं खतरनाक तेवरों के साथ अपने घर में आते देखकर मुलाजिम के तो हवा से उठते। बेख्तियार से सीनों से ऊपर देखा और अजलान का जवाब मिल गया। वो दो सीढ़ियां एक साथ दूर करता सीधे दिलावर जावेद के कमरे में जा पहुंचा था। वो लैपटॉप सामने खोले खड़ा हुआ कोई काम कर रहा था। आठ पड़ोस ने दरवाजे की तरफ देखा। अपने घर में अजलान को देखकर ना वो चौंका ना परेशान हुआ, बल्कि उसके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। बड़े ढीठ हो तुम, कैसे निकल आए वहां से? सच सच बताना, मैंने तो तुम्हें मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। अजलान ने बेयकीनी से उसे देखा और जैसे उसे सारा जवाब मिल गया। तो तुम हो वो बड़े लाला जिसकी वजह से वो लड़के मुझे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन आखिर क्यों? वो कदम कदम चलता दिलावर जावेद के सामने आ खड़ा हुआ। दिलावर ने लैपटॉप बंद किया और इंतहाई सुकून से उसकी तरफ मुड़ा। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल जाना चाहिए था। यह है वो वजह? उसने दीवार की समत इशारा किया। जान को बेसाख्ता झटका लगा। दीवार पर कई तस्वीरें लगी थी, हर तस्वीर में आबरू मुस्कुरा रही थी। वो सब अनजाने में खींची हुई तस्वीर में से कोई तस्वीर कॉलेज के लिबास में थी, कोई घरेलू हुलिये में। हर तस्वीर में या तो कोई काम करती दिखाई दे रही थी या किताब खोले कुछ पढ़ती हुई। अजलान का सारा खून समट कर सर में चमता हुआ महसूस हुआ। हाँ, ये तुम्हारी बीवी है। ठीक पहचाना था उस रोज तुमने। मुझे पता था तुम अपने दोस्त की शादी में शिरकत करोगे, इसलिए मैं जानबूझकर उसे वहां लाया था। मैं चाहता था तुम्हारे सामने मैं उसे अपने साथ रखूं। मैं बस आबरू का रिएक्शन देखना चाहता था और मैं कामयाब रहा। वो तुमसे शदीद नफरत करती है,
और चूंकि वो तुमसे सख्त नाराज थी तुम्हारे इनकार की वजह से, तो उसने हामी नहीं भरी। और मैं तो चाहता ही था कि वो तुमसे दूर हो जाए। जानते हो मैं कौन हूँ? आबरू का चचाजाद अरसे दराज में हवेली से निकल आया और शहर में अपना बिजनेस खड़ा किया। हैरत में, तुम जैसे ज़हीन आदमी को मेरे बारे में इल्म क्यों नहीं था? वो दोनों आज जेबों में डाले इत्मीनान से इसके सामने आ खड़ा हुआ था। अजलान ने लबीज को उसे देखा। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों मारना चाहते थे तुम मुझे? दिलावर जावेद ने कहकर लिखा, बस खामखा जल्दबाजी कर रहा था, वरना जो तुम्हारे साथ तुम वहां लगा आए हो, अब तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं। तुम्हें खुद ही आबरू को तलाक देनी पड़ेगी। चूंकि तुम दोनों की रुखसती तो हुई ही नहीं, इसलिए इद्दत का भी कोई झंझट नहीं। तुम्हारे तलाक देते ही मैं अबरू से निकाह करूंगा। ऑफकोर्स मैं सालों से उसे पसंद करता हूँ। उस जैसी हसीन लड़की तो हमारे पूरे खानदान में नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों हीरे की कदर नहीं करना है, लेकिन अब वो हीरा तो सिर्फ मेरा होगा। अजलान की बर्दाश्त खत्म हुई। इसने एकदम दिलावर को कॉलर से पकड़ के घसीटा था। दिलावर की मुस्कुराहट समटी। ताकत में अजलान उसे कई दर्जे से आता था, मगर इससे पहले ही कुछ कहता अजलान की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा था। उसने फोन बाहर निकाला। डैड की कॉल थी। तहमीना का फोन आया था, वो तलाक मांग रही। तुमने वहां बहुत तमाशा खड़ा कर दिया था, अब खत्म करो इस सारे झंझट को। जमान साहब की आवाज में कर्ब उतर आया था। अजलान ने सुकून से सामने खड़े दिलावर को देखा। ठीक है, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तलाक यहाँ नहीं दूंगा, बल्कि हवेली जाकर दूंगा सबके सामने। आप तैयार हो जाएं, मैं बस आ रहा हूँ। उसने फोन काटा और तेज नजर दिलावर पर डाली, जो फतमंदाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अजहान जाने के लिए पलटा और उसी लम्हे मुड़कर उसने एक जोरदार गुस्सा दिलावर के चेहरे पर रसीद किया था। ये गुस्सा उस लम्हे के लिए जब तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया था। खुद पर जब कर तो उसने दिलावर को कहा, मगर वो तो सरशारी किसी कैफियत में खड़ा था। अजलान का आदमी रुका नहीं, उल्टी कदमों सीनिया उतर को वापस चला आया था। जमान साहब डाइवर्स पेपर बनवा चुके थे और अजलान के आते ही वे सब हवेली के लिए निकल पड़े। तुमने मुझे मेरी बहन के सामने शर्मिंदा कर दिया अजलान, मगर अब देर मत करना। अब उसकी बच्ची को आजाद कर दो, चाहे वो उसकी शादी जहां मर्जी करे। तुम्हें अबरू जैसी नेक लड़की के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। जमान साहब शदीद रंजीदा थे। अजलान ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। उसका चेहरा किस्म के तासरात से आ रही था। कई घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी हवेली के सामने रुकी तो जमान साहब झुके कंधों के साथ अंदर पड़ गए। जुबैदा बेगम भी उनके साथ थी। वो चंद लम्हे तक गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। 3 साल पहले उसे जबरदस्ती एक अनचाहे रिश्ते में बांध दिया गया था। आज वो यहाँ से रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने आया था। सूरज सवा नीचे पे पहुंच गया था। गहरी सांस लेके उसने सन ग्लासेस उतारे और हवेली में दाखिल हो गया। अंदर तो पूरी अदालत लगी हुई थी। तहमीना पुप्पो मुजरमों की तरह सर झुकाई खड़ी थी। बाकी तमाम अफराद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। गुलाम अब्बास गरज रहे थे। यकीनन उनके आने से पहले ही तहमीना पुप्पो को बेनक सुना चुके थे। अजलान ने तहराना निकाह सब पर डाली। अबरू के तीनों कजन सूजे हुए चेहरों के साथ मौजूद थे। अजलान को देखकर उनके रंग जट पड़ गए। अबरू की चचीगान चचा, यहाँ तक कि दिलावर भी वहां मौजूद था और पूरा खानदान ही था। आबरू भी से वहीं दिखाई दी। वो सुकर समट कर कोने में रखी कुर्सी पर बैठी थी। ब्राउन कलर की सादे से शुलवार कमीज में दुपट्टा सर पर ओढ़े वो बेख्याली में अपने नाखून को उतर रही थी। लो, आ गया तुम्हारा भाई। अब बोलो उसको कि खत्म करे इस रिश्ते को जो तुमने अपनी मर्जी और चाह से जोड़ा था। आखिर दुदकार दिया तुम्हारे भाई ने और उसके बेटे ने तुम्हें। गुलाम अब्बास ने कारे से तहमीना पुप्पो को मुखातिब किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जमान साहब ने अजलान की तरफ देखा। डाइवर्स पेपर निकालो और तलाक दो अबरू को। अजलान ने लब भेज कर उन सबको देखा। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मैं यहाँ पर आया जरूर हूँ अपने वालिदैन को लेकर, लेकिन आपसे किसने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देने के लिए आया हूँ? बल्कि मैं तो आप सब लोगों के ऊपर केस दागने आया हूँ। मेरी बीवी को हफ्स बेजा में रखनी, उसे जोर जबरदस्ती करके काम काज करवाने और उसकी मां को बेजा जलील करने के जुर्म में, क्योंकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर गया हूँ। और मेरे पास तो ये सबूत भी है कि इस हवेली के 3 लड़कों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। वो सोफे पर विराजमान होते हुए इंतहा इत्मीनान से बोला। सबके चेहरों का रंग एकदम सेट पर। ये क्या बकवास है? तुमने कहा था तुम तलाक देने के लिए आ रहे हो। दिलावर एकदम गरज कर बोला था। अजदान की लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए कहा था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। मैं अबरू को तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मैं आज इसे यहाँ आप सब के सामने से रुखसत करवा के अपने साथ ले जाऊंगा। ना सिर्फ से बल्कि अपनी पुप्पो को भी। बहुत इस्तेसाल कर लिया आपने इन दोनों माँ बेटियों का। जानवरों की तरह वो हवेली के काम काज करती रही। जानबूझकर आप लोगों ने तहमीना पुप्पो को कभी बाबा जान के पास नहीं जाने दिया। भला मुफ्त की मुलाजमा कौन छोड़ता है ना? वो तंजी अंदाज में सबको देखकर बोला था। दिलावर का बस नहीं चल रहा था। उसका मुंह नोच ले। वो सब अपनी अपनी रागनी लापने लगे। इस्लाम के चेहरे पर बेजारी फैली। उसने यकलख्त हाथ उठाकर उन सबको रोका था। मैं यहाँ किसी की तकरीर सुनने के लिए नहीं आया। मैं अपनी बीवी को ले जाने के लिए आया हूँ और दुनिया का कोई शख्स मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर रोका तो आप लोग सीधा अंदर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास निकाहनामा है। उसने जेब से तय किया हुआ निकाहनामा निकाल कर सामने लहराया। सबके सब
दंग रह गए थे, खासतौर पर जमान साहब और जुबैदा बेगम। उन्हें अंदाजा नहीं था उनका बेटा डाइवोर्स पेपर्स की बजाय निकाहनामा उठाकर साथ ले आया था। ना जाने कौन क्या क्या कुछ कह रहा था। तमीना बेगम यकदम अपनी जगह से उठी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उठो अबू, देर मत करो, तुम्हारे शौहर तुम्हें लेने आया है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। उन्हें तो जैसे नई जिंदगी का इशारा मिल गया था। अजलान को पहली बार अपनी पुप्पो से मोहब्बत महसूस हुई। ना जाने वो कितने अरसे से जुल्म की चक्की में पिस रही थी। अबरू ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उसने अजलान पर डाली और पलट कर अंदर चली गई। वहां एक न्याय मजमा लग चुका था। दिलावर गुस्से से चिल्ला रहा था, मगर अजलान को देखकर उसमें इतनी जुर्रत नहीं हो पा रही थी कि वो कोई कदम उठाता। जमान साहब तरीके से सबके साथ बातचीत कर रहे थे। अजलान चुपके से एक तरह से निकल कर अंदर की सम पड़ गया। उसे पता था अबरू का कमरा कौन सा है। बेआवाज के कमरे में दाखिल होता सूटकेस में कपड़े रख रही थी। आहट पर मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे समझ आ गई है कि तुमने सब कुछ क्यों किया। मुझे आईना दिखाने के लिए ना, है ना? तुम्हें हवेली के कामकाज करते देखकर मैंने तुम पर पेंडू लड़की का लेबल लगा दिया था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं है। वो सब तो तुम मुझे चेक करने के लिए कर रही थी ना। वो कदम कदम चलता उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अबरू ने सर झटका, दो आंसू उसकी आंखों से टूट कर बिखर गए। तो अब यकीन आ गया आपको कि मैं पेंडू और गवार लड़की नहीं हूँ। तभी तो रुखसत करवा कर मुझ पर एहसान कर रहे हैं ना। वो तल्ख अंदाज में कह उठी थी। अजलान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। उसने बेख्तियार अबरू के दोनों हाथ थामे। मुझे माफ कर दो अबरू। मैंने पहचान लिया है कि ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें हमें मुतासर करती हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मेरी ज़ात का घमंड टूट गया है। मैं खुद को बड़ा परफेक्ट समझता था, मगर उस रात मुझे मेरी जान बचाने के लिए तुम आई। ना आती तो मैं अपनी ज़ात के तमाम तर मजबूती के साथ वहीं मर जाता। तुम्हारे जैसी गांव में रहने वाली एक इंटर पास लड़की ने मुझे बचाया। मुझे बताया कि तुम कितनी अजीम हो, तुम कितनी हसीन हो, और तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है। उसने आहिस्तगी से अबरू के हाथ पर बोसा दिया। वो साकत रह गई। एक झटके से उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो इकरार भरी मुस्कुराहट थी। इस्लान ने गहरा सांस लिया। वैसे तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। वो जो गुलाबी ड्रेस पहनकर तुम रात को मेरे कमरे में आई थी, और वो गोबर वाले हाथों से दुपट्टा तुमने मुंह में दबाया था। ओ माय गॉड, अब तो मुझे वो भी हसीन लग रहा है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। अबरू ने अपनी मुस्कुराहट लबों पे दबाई। वो सब तो मैंने आपको तंग करने के लिए कहा था। 3 साल तक मुझे छोड़कर आप चले गए थे, कुछ तो हक मेरा भी था ना। वो अपनी पैकिंग मुकम्मल कर चुकी थी। असलान ने उसका सूटकेस थाम लिया। छोड़ कर गया था, अब तो लेने भी आया हूँ। अब चाहे जिंदगी भर मुझे सजा देती रहना। उसने मजबूती से अबरू का हाथ थामा। वो जी भर कर मुस्कुरा उठी थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, और आने वाली जिंदगी वो दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़